हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपने चैनल टीचिंग क्लासेस विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर का इम्पोर्टेंट टॉपिक पर्यावरण। हम देखते हैं पर्यावरण क्या है, इसके घटक क्या हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पर्यावरण। पर्यावरण का आशय जैविक तथा अजैविक घटकों एवं उनके आसपास के वातावरण के सम्मिलित रूप से है, जो पृथ्वी पर जीवन के आधार को संभव बनाता है। इसके अंतर्गत मानव जनित पर्यावरण यथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक वातावरण को भी सम्मिलित किया जाता है। पर्यावरण के निम्नलिखित 4 तत्व हैं। सबसे पहला आता है स्थल मंडल। स्थल मंडल में क्या है? यह पृथ्वी का सबसे बाहरी चट्टानी भाग है, जो भंगुर क्रस्ट एवं ऊपरी मेंटल के सबसे ऊपरी भाग से बना है। आगे आता है जलमंडल। यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल की कुल मात्रा है। इसके अंतर्गत पृथ्वी की सतह, धरातल के नीचे एवं हवा में पाए जाने वाले जल को सम्मिलित करते हैं। यह द्रव, वाष्प एवं हिम के रूप में हो सकता है। अगला आता है तीसरा नंबर, वायुमंडल। वायुमंडल से आशय पृथ्वी के चारों ओर विस्तृत गैसीय आवरण से है। यह गैस, जल वाष्प, धूल कणों का मिश्रण होता है। इसके अवस्थिति के बारे में बताया गया है और किस रूप से ये पाया जाता है। तो जो पृथ्वी की सतह है, समुद्र, झीलें, नदियां हैं। दूसरा आता है धरातल के नीचे। धरातल के नीचे भूमिगत जल, एक्वीफर्स आते हैं और हवा में जलवाष्प, बादल, कुहासा के रूप में। पृथ्वी के जलमंडल का जमा हुआ भाग ग्लेशियर, आइस कैप एवं आइसबर्ग के रूप में जाना जाता है। इस जमे हुए भाग को क्रायोस्फीयर कहा जाता है। आगे हम देखते हैं वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड महत्वपूर्ण है। वायुमंडल की विभिन्न परतों में क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल तथा बाह्य मंडल सम्मिलित है, जिनमें प्रथम 2 परतें पर्यावरण को मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं। आगे हम देखते हैं जैवमंडल। बायोम के समूह को जैवमंडल कहते हैं। यह ऐसा क्षेत्र है जहां वायुमंडल, स्थल मंडल एवं जलमंडल आपस में मिलते हैं एवं वहां जीवन का कोई अंश जरूर मौजूद होता है। आगे हम देखते हैं वायु पृथ्वी के द्रव्यमान का अभिन्न भाग है तथा इसके कुल द्रव्यमान 99% भाग पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है। 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा शून्य हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प पृथ्वी की सतह से 90 किलोमीटर तक की ऊंचाई में ही पाए जाते हैं। जलवाष्प वायुमंडल में उपस्थित ऐसी परिवर्तनीय गैस है जो ऊंचाई के साथ घटती जाती है। आगे हम देखते हैं जन और पर्यावरण अंतःक्रिया। मनुष्य की पर्यावरण के साथ 2 तरफा भूमिका होती है। वह जैविक संगठक के रूप में भौतिक मनुष्य की हैसियत तथा दूसरी तरफ सामाजिक, आर्थिक, प्रौद्योगिकी मानव के रूप में पर्यावरण को प्रभावित करता है। चूंकि अन्य प्राणियों की तुलना में शारीरिक एवं मानसिक स्तरों जैसे प्रौद्योगिकी स्तर पर भी सर्वाधिक विकसित प्राणी है, अतः वह प्राकृतिक पर्यावरण को बड़े स्तर पर परिवर्तित कर अपने अनुकूल बनाने में समर्थ है। प्रारंभ में आदि मानव भौतिक पर्यावरण से अन्य जीवों के समान संसाधन प्राप्त करता था तथा पर्यावरणीय संसाधनों में अपना योगदान भी करता था, यथा फलों के बीज को अनजाने में बिखेर कर। इस प्रकार संस्कृति के विकास के प्रथम चरण में मनुष्य भौतिक पर्यावरण के अन्य कारकों के समान एकमात्र कारक था, परंतु उसके समाज तथा संस्कृति के विकास के साथ उसकी बुद्धि, उसका कौशल तथा उसकी प्रौद्योगिकी भी विकसित होती गई एवं पर्यावरण के साथ उसकी भूमिका तथा संबंध में भी उत्तरोत्तर परिवर्तन होता गया। यह पर्यावरण कारक से पर्यावरण के रूपांतरकर्ता तथा पर्यावरण का परिवर्तनकर्ता से लेकर पर्यावरण के विध्वंसक तक हो गया है। प्रौद्योगिकी के विकास के साथ साथ प्रारंभिक मानव अब भौतिक मानव के रूप में बदल चुका है। मानव अब पर्यावरण का कारक एवं पालक न होकर उसका विनाशक हो गया है।
प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता मनुष्य के क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले भौतिक पर्यावरण के पक्षों में सबसे महत्वपूर्ण है। पर्यावरण विज्ञान एवं पारिस्थितिकी के नियमों एवं सिद्धांतों का बिना अनुपालन किए प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध विदोहन एवं अनियोजित विकास निश्चित रूप से कई पर्यावरणीय तथा पारिस्थितिकीय समस्याएं उत्पन्न करेगा। इस कारण मनुष्य का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है। अतः यह अत्यावश्यक हो गया है कि संपोषणीय पर्यावरण, संपोषणीय विकास, संपोषणीय अर्थव्यवस्था तथा संपोषणीय समाज के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु मानव पर्यावरण संबंध को पुनः संतुलित किया जाए। मानव पर पर्यावरणीय प्रभाव। भौतिक पर्यावरण मानव को निम्न माध्यमों से प्रभावित करता है। नंबर 1, जैव भौतिक सीमाओं के द्वारा। नंबर 2, आचार परक नियंत्रणों द्वारा। परक नियंत्रणों द्वारा, संसाधनों की सुलभता द्वारा। अब हम देखते हैं जैव भौतिक सीमाएं क्या हैं। मौसम और जलवायु के कारक मनुष्यों, पौधों और पशुओं के जीवन पर विशेष प्रभाव डालते हैं। जैविक दृष्टि से मानव का शरीर कुछ निश्चित पर्यावरणीय दशाओं में ही अच्छी तरह कार्य करने हेतु सक्षम हो पाता है। मानव के क्रियाकलापों को ऊष्मा, प्रकाश, आर्द्रता, वर्षण, वायु, बादल इत्यादि भौतिक कारक विशेष रूप से प्रभावित करते हैं। अत्यधिक ऊंचाई, अधिक तापमान तथा आर्द्रता मनुष्य के विकास एवं उत्तरजीविता में बाधा उत्पन्न करते हैं। शीत ऋतु में आर्कटिक वृत्त के निकटवर्ती क्षेत्र में सिर्फ 1 घंटे के लिए ही सूर्य क्षितिज पर रहता है। कई महीनों तक इस क्षेत्र में निरंतर अंधेरा रहने के कारण लोगों के शरीर और मस्तिष्क पर इसका विपरीत प्रभाव, मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। इस क्षेत्र में न्यून तापमान तथा न्यूनतम वर्षा खाद्यान्न की उपलब्धता को प्रभावित करती है, क्योंकि अति शीत प्रदेशों में बीज का अंकुरण नहीं हो पाता। सूक्ष्म जलवायु मानव स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। ध्यातव्य है कि कुछ रोगों तथा बीमारियों की मौसमी प्रवृत्ति होती है, यानी वे कुछ खास मौसमों में होती हैं। जैसे भारत में वर्षा के मौसम में डेंगू जैसी बीमारियां तेजी से फैलती हैं, जो शीत ऋतु के आते आते समाप्त होने लगती हैं। आचार परक नियंत्रण। हम देखते हैं कि विभिन्न पर्यावरणीय कारक मनुष्य की जातीय विशेषताओं को प्रभावित करने के साथ साथ उन्हें निर्धारित भी करते हैं। ये मनुष्य के चिंतन, विचारधारा, संस्कृति तथा आचार व्यवहार को भी प्रभावित करते हैं। उत्तरी ध्रुव क्षेत्रों में रहने वाले एस्किमो में शीत ऋतु की लंबी रातें निराशाजनक प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इनके साथ अनुकूलन करने के बावजूद उनके स्वभाव तथा मनोबल को यह स्थिति दुर्लभ बनाती है। साथ ही यह अनिद्रा, अवसाद, आलस्य, मस्तिष्क विकार को जन्म देती है। इसके अलावा बाढ़, सूखा, भूकंप, सुनामी, भूस्खलन, बादल का फटना आदि चरम प्राकृतिक घटनाएं भी मनुष्यों की सामाजिक, आर्थिक, मानसिक स्थिति एवं स्वास्थ्य को दुष्प्रभावित करती हैं। आगे हम देखते हैं संसाधनों की सुलभता। प्राकृतिक संसाधनों की सुलभता मनुष्य को विभिन्न तरीकों से प्रभावित करती है। यह उसके क्रियाकलापों को प्रमुखता से निर्धारित करती है। साथ ही मनुष्य की आर्थिक क्षमता, सामाजिक संगठन, राजनीतिक स्थिरता एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंध को भी निर्धारित करती है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच भिन्न भिन्न प्रकार के प्राकृतिक संसाधनों की अनियमित प्राकृतिक उपलब्धता उनके राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की रूपरेखा का निर्धारण करती है। वर्तमान परिदृश्य में भौतिक रूप से विश्व काफी प्रबल एवं चेतन हो गया है, जिससे संसाधनों की सुलभता का महत्व और बढ़ गया है। मध्य पूर्व के देशों में खनिज तेल के अपार भंडार का पाया जाना, अफ्रीकी देशों में प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के भंडार का होना विश्व के साथ उनके संबंधों को निर्धारित करता है। नदी का जल अलग अलग देशों में राज्यों से होकर प्रवाहित होने के कारण इसके वितरण तथा उपभोग के संबंध में अंतर्देशीय एवं अंतर्जातीय विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि किसी भी देश का आर्थिक विकास बहुत हद तक प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करता है। आगे हम देखते हैं पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। पारिस्थितिकी क्या है? वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत एक तरफ
समस्त जीवों तथा भौतिक पर्यावरण के मध्य तथा दूसरी तरफ विभिन्न जीवों के मध्य पारस्परिक अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। इस शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता अर्नेस्ट हैकेल थे। इन्होंने अपनी पुस्तक जनरल मॉर्फोलॉजी देर ऑर्गेनिज्म में इसके जर्मन पर्याय ओकेलॉजी का प्रयोग किया था। आगे हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र प्रकृति की एक आधारभूत इकाई है जिसमें इसकी जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया था। पारिस्थितिकीय पदचिह्न संसाधनों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उत्पादक भूमि तथा जल के क्षेत्र को निरूपित करता है। आगे हम देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के संघटक। पारिस्थितिकी तंत्र के मुख्य रूप से 3 घटक होते हैं: अजैविक संघटक, जैविक संघटक एवं ऊर्जा संघटक। अजैविक संघटक ये रासायनिक एवं भौतिक कारकों को सम्मिलित किए हुए निर्जीव अवयव होते हैं जो जीवों की उत्तरजीविता एवं प्रजनन क्षमता को प्रभावित करते हैं। 4 मुख्य अजैविक कारक प्रकाश, वायु, मृदा एवं जल, ये 4 मुख्य अजैविक कारक हैं। अब हम आगे देखते हैं जैविक संघटक। ये जीवित अवयव होते हैं जिसके अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। कार्यात्मक आधार पर जैविक संघटक के 3 भाग होते हैं: स्वपोषित संघटक, परपोषित संघटक एवं वियोजक। आगे हम देखते हैं स्वपोषित संघटक। स्वपोषित संघटक ये आहार श्रृंखला में प्राथमिक उत्पादक होते हैं। हरे पौधे एवं कुछ बैक्टीरिया क्रमशः प्रकाश संश्लेषण एवं रसायन संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन तैयार करते हैं। इन्हें प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। आगे हम देखते हैं परपोषित संघटक। इसके अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपने भोजन के लिए पौधों, जंतुओं या फिर दोनों पर निर्भर हो सकते हैं। आहार के स्रोत के आधार पर परपोषित 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है शाकाहारी, दूसरा आता है मांसाहारी, तीसरे आता है सर्वाहारी। तो शाकाहारी ये अपना भोजन मुख्यतः पौधों से प्राप्त करते हैं, अतः ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। ये पोषण स्तर 2 के अंतर्गत आते हैं। मांसाहारी ये स्वयं के पोषण हेतु शाकाहारी प्राणियों पर निर्भर करते हैं। इन्हें द्वितीयक उपभोक्ता भी कहते हैं। ये पोषण स्तर 3 के अंतर्गत आते हैं। और तीसरा नंबर आता है सर्वाहारी। ये प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ताओं को आहार बनाते हैं। ये नीचे के तीनों पोषण स्तर से आहार प्राप्त करते हैं। आगे हम देखते हैं जैविक पदार्थों की सुलभता के आधार पर परपोषी 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला आता है परजीवी, दूसरा मृतजीवी, तीसरा प्राणी संभोजी। तो परजीवी के अंतर्गत वे जंतु आते हैं जो अपने पोषण हेतु दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। और मृतजीवी वे जीव जंतु होते हैं जो मृत पौधों तथा जंतुओं से कार्बनिक यौगिकों को आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इनमें बाह्य कोशिकीय पाचन होता है, उदाहरण के रूप में कवक एवं बैक्टीरिया आते हैं। तीसरा आता है प्राणी संभोजी। इसमें वे जंतु आते हैं जो अपना आहार अपने मुख के द्वारा ग्रहण करते हैं। सभी बड़े जंतु इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, जैसे हाथी, मनुष्य आदि। आगे हम देखते हैं वियोजक। वियोजक क्या है? ये अपघटक या वियोजक जटिल जैविक पदार्थों, मृत पौधों तथा जंतुओं का वियोजन कर उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देते हैं और अपने आहार के रूप में ग्रहण करते हैं। इन सरल रूपों को हरे पौधे ग्रहण करते हैं। ये हमेशा सूक्ष्मजीवी नहीं होते। वियोजक के प्रकार, सबसे पहला इसमें आता है कवक या बैक्टीरिया। अपघटन की प्रक्रिया शुरू करते हैं और विघटन हेतु एंजाइम्स का प्रयोग करते हैं। दूसरा आता है अपरदकारी। मृत जीवों के बड़े टुकड़ों के उपभोग हेतु जिम्मेदार होते हैं। अपघटित कार्बनिक पदार्थों का पाचन एवं अवशोषण शरीर के अंदर होता है। आगे हम इसमें बताया गया है कि हम देखते हैं कि वियोजक क्या है। वियोजक भी सर्वाहारी होते हैं क्योंकि वे पौधों एवं जंतुओं के वियोजन से आहार प्राप्त करते हैं। मृतजीवी क्या है? मृत पौधों एवं जीवों के कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने हेतु प्रोटीएज तथा लाइपेज का स्राव करते हैं। पारितंत्र में कार्बनिक पदार्थों के पुनर्चक्रण हेतु वियोजक महत्वपूर्ण होते हैं। अपरदकारी मुख्यतः अकशेरुकी होते हैं, यथा केंचुआ, दीमक, सी स्टार, केकड़ा। ये मृत जीवियों को उनके कार्यों में मदद करते हैं। अब हम देखते हैं ऊर्जा संघटक।
तीसरा अवयव आता है ऊर्जा संघटक। इसके अंतर्गत सौर प्रकाश और विकिरण तथा उसके विभिन्न पक्षों को शामिल किया जाता है। सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में होती है, अतः इसे विद्युत चुंबकीय विकिरण भी कहा जाता है। सूर्य की बाह्य सतह की अत्यंत ताप दीप्त गैसों के नीचे गर्म होने पर ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं, जिन्हें फोटॉन कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त सौर ऊर्जा को सूर्यताप या सौर विकिरण कहते हैं। पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले सकल और विकिरण भूमंडलीय विकिरण कहते हैं। प्रदूषण, अब हम आगे देखते हैं प्रदूषण। पर्यावरण में अवांछित पदार्थों के समाविष्ट हो जाने की प्रक्रिया जो जीवन के सम्मुख संकट उत्पन्न करती है प्रदूषण कहलाती है। वैसे प्रदूषक जो अपने मूल स्वरूप में ही पर्यावरण में विद्यमान रहते हैं प्राथमिक प्रदूषक कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये जिस रूप में उत्पादित होते हैं उसी रूप में बने रहते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इत्यादि। वैसे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी अंतःक्रिया के कारण निर्मित होते हैं द्वितीय प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे ओजोन, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, एसिटिल नाइट्रेट, पैराऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट जिसको हम पैन बोलते हैं, धूम यानी स्मॉग। प्रदूषकों के निवारण के आधार पर इसे जैव निम्नीकृत प्रदूषक तथा जैव अनिम्नीकृत प्रदूषकों में बांटा गया है। वैसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवी गतिविधियों के कारण निम्नीकृत हो जाते हैं उन्हें जैव निम्नीकृत प्रदूषक कहते हैं, जैसे कागज, सब्जी, फल इत्यादि चीजें। वैसे प्रदूषक जिनका अपघटन सूक्ष्म जीवों द्वारा नहीं हो पाता जैव अनिम्नीकृत प्रदूषक कहलाते हैं, जैसे ये लंबे समय तक प्रकृति में बने रहते हैं, जैसे प्लास्टिक, रेडियो सक्रिय तत्व, सीसा इत्यादि। आहार श्रृंखलाओं में से गुजरते हुए इसका अत्यधिक मात्रा में संचित होना जैव आवर्धन कहलाता है। अतः जीवित जीवों में प्रदूषकों की सांद्रता में वृद्धि ही जैव आवर्धन है। पर्यावरण पर मनोद्भाविक क्रियाओं का प्रभाव निर्धारित करने में जनसंख्या, प्रति व्यक्ति धनाढ़ता एवं संसाधनों के दोहन में प्रयुक्त तकनीकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। आगे हम देखते हैं वायु प्रदूषण। वायु में किसी भी हानिकारक ठोस, तरल या गैस, ध्वनि व रेडियोधर्मी विकिरण भी इस मात्रा में मिल जाना कि वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मानव समेत अन्य जीवधारियों को हानि पहुंचाए वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है जिसमें नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038% इत्यादि गैसें पाई जाती हैं। वायु प्रदूषकों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक प्रदूषक। ये प्रदूषक प्राकृतिक स्रोतों से अथवा प्राकृतिक क्रियाकलापों से निकलते हैं। कुछ उदाहरण हैं जैसे पौधों के परागकण और पौधों के वाष्पशील। कार्बनिक यौगिक, ज्वालामुखी विस्फोट तथा जैविक पदार्थों के सड़ने गलने से निकलने वाली गैसें जैसे SO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, वनाग्नि तथा समुद्र से निकलने वाले कण। सामान्यतः प्राकृतिक निष्कासनों की सांद्रता कम होती है और उनसे गंभीर हानि नहीं होती। आगे हम देखते हैं वायु प्रदूषक, उनके स्रोत व उनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले यहाँ पे बताया गया है कार्बन यौगिक CO और CO2। इसका स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन का दहन, मोटर गाड़ी। और प्रभाव क्या पड़ता है कि हरित गृह पर प्रभाव पड़ता है, श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं, वजन में कमी लाना। सल्फर के यौगिक ताप संयंत्र, रिफाइनरी, ज्वालामुखी विस्फोट से उत्पन्न होते हैं और इनका प्रभाव अम्ल वर्षा, श्वसन संबंधी समस्याएं, पौधों में क्लोरोसिस पे आता है। नाइट्रोजन के यौगिक NO2, ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? इनका स्रोत क्या है? तो ताप संयंत्र, मोटर वाहन, वायुमंडलीय अपक्रिया। और इनका प्रभाव क्या पड़ता है कि अम्ल वर्षा, पादपों की उत्पादकता में कमी, आँखों व फेफड़ों में जलन। मीथेन, इसका स्रोत क्या है? आर्द्रभूमि, धान के खेत। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? हरित गृह प्रभाव में वृद्धि। और निलंबित कण क्या है? निर्माण कार्य, भाप शक्ति संयंत्र, मोटर वाहन से ये निकलते हैं और श्वसन तंत्र पर चिरकालिक प्रभाव, दृश्यता में कमी लाना, लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में बाधा और कैंसर का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? ये कहाँ से निकलते हैं? तो मोटर वाहन, पेट्रोलियम उद्योग से। और ये किसका कारण बनते हैं? तो कैंसर का कारण बनते हैं। श्वसन संबंधी समस्या, समय पूर्व पत्तियों व फलों का गिर जाना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, प्रशीतन, रेफ्रिजरेटर, स्प्रे, फोम उद्योग, भूमंडलीय ऊष्मन, ओजोन क्षरण, चर्म रोग, कैंसर इत्यादि। ओजोन O3, मोटर वाहन उद्योग, श्वसन संबंधी गंभीर समस्याएं, आंखों में जलन, पर्ण समूह को नुकसान।
आगे हम देखते हैं तो इसमें बता रहा है शीशा कहाँ से निकलता है? मोटर वाहन से। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र संबंधी समस्याएं, कैंसर का कारक। रेशे कपास या ऊन के, तो इससे वस्त्र उद्योग से निकलते हैं, कालीन उद्योग से निकलते हैं और इनका फेफड़ों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे हम देखते हैं एबेस्टस, ये तो एबेस्टस खनन व उद्योग निर्माण से और श्वसन संबंधी समस्याएं होती हैं तथा कैंसर। और धूम, तो ये उद्योग से, मोटर वाहन से, आंखों में जलन, श्वसन संबंधी समस्याएं इनसे होती हैं। पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, फॉर्मल्डिहाइड, पेरोक्सी एसिटिल, ये प्रकाश, वायुमंडल में प्रकाश, रासायनिक अभिक्रियाएं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, इनका प्रभाव धुंध प्रभाव, आंख, नाक, गले की समस्या होती है इनसे। आगे हम देखते हैं मानव जनित प्रदूषण। इसके अंतर्गत इसमें कारखानों, रसोई घरों, स्वचालित वाहनों आदि से निकलने वाले प्रदूषक शामिल हैं। प्रदूषकों की प्रकृति के आधार पर सबसे पहला आता है गैसीय प्रदूषक। इनमें निम्नलिखित प्रदूषकों को शामिल किया जाता है: जीवाश्म ईंधनों के दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन इत्यादि। एरोसॉल, कैन तथा रेफ्रिजरेशन प्रणाली में निश्रित क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर युक्त जीवाश्म ईंधनों के दहन से निश्रित सल्फर के यौगिक जैसे SO2, SO3 इत्यादि। SO2 श्वसन मार्गों को प्रभावित करता है। आगे हम देखते हैं अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले सुपरसोनिक जेट विमानों एवं रासायनिक उर्वरकों से निश्रित नाइट्रोजन के यौगिक जैसे नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 तथा नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड NO3। सूती वस्त्रों को ब्लीचिंग तथा अन्य रासायनिक क्रियाओं से निकलने वाले क्लोरीन। आगे हम देखते हैं कणकीय प्रदूषण। कणकीय प्रदूषकों के मुख्य स्रोत हैं गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, ताप संयंत्र, तेल शोधक कारखाना, निर्माण कार्य इत्यादि। इन प्रदूषकों के कारण धुंध फैल जाता है तथा दृश्यता प्रभाव में कम हो जाता है। साथ ही ये प्रदूषक फेफड़ों व श्वसन की प्रक्रिया को भी दुष्प्रभावित करते हैं। फ्लाई ऐश और अन्य धातु कण ऐसे प्रदूषकों के उदाहरण हैं। प्राथमिक और द्वितीयक प्रदूषक, हम आगे देखते हैं इसमें प्राथमिक प्रदूषक में क्या बताया है कि ये प्रदूषक प्राकृतिक अथवा मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा सीधे वायु में निष्कासित होते हैं। इनके उदाहरण है ईंधन जलाने से निकलने वाली सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, विविध हाइड्रोकार्बन तथा कणिकाएं। आगे हम देखते हैं द्वितीयक प्रदूषक। इसके अंतर्गत सूर्य के विद्युत चुंबकीय विकिरणों के प्रभाव के अधीन प्राथमिक प्रदूषकों तथा सामान्य वायुमंडलीय यौगिकों के बीच रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप द्वितीय प्रदूषकों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए प्राथमिक प्रदूषक सल्फर SO2 वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 बनाती है, जो एक द्वितीयक प्रदूषक है। सल्फर ट्राइऑक्साइड जलवाष्प से मिलकर एक और द्वितीयक प्रदूषक सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 बनाती है, जो कि अम्ल वर्षा का घटक है। NO2 के दो अन्य द्वितीयक प्रदूषक पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट पैन तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 है। धूम, कोहरा, स्मॉग, धुएं और कोहरे का मिश्रण होता है। तो फ्रेंड्स, हम क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर प्रस्तुत करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना सपोर्ट बनाए रखें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे और अन्य वीडियो के लिए कृपया कमेंट में सजेस्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।